हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसका इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, इससे पहले हमने इस प्रश्नावली से रिलेटेड दो लेक्चर पढ़ा है, यानी दो लेक्चर में हमने इसके कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन डील किए हैं। तो अगर आप अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी आसानी से समझाया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लाइक एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक यानी इंटीजर जो होता है, या फिर परिमेय अपरिमेय संख्या, ये सब क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखा है। उसके अलावा जो आपके लगभग चार्ट है इस प्रश्नावली 1.1 का एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्नावली 1.1 में आपके पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं। कोई हमें ज़्यादा तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे हम एक एक चीज़ें अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप बुक में अपना प्रश्नावली 1.1 निकाल लीजिएगा। उसमें आपको फर्स्ट प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है 135 225, सेकेंड क्वेश्चन 196 और 38 220, और थर्ड क्वेश्चन है 8 से 67 और 225। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मैं इस बुक को थोड़ा साइड में रख देता हूं और यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। जैसे हम लोग का क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का एनसीईआरटी में फर्स्ट है कि हमें क्या करना है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, 135 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, और वो भी किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं एक एक चीज़ें एकदम डिटेल में बताता हूँ। देखिए, चूँकि हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे दो संख्याएं दी होती है तो इसमें से देखते हैं कि छोटी संख्या कौन है। ठीक है, उसको हम एक एज ए भाजक मानकर बड़ी संख्या में भाग देते हैं, यानी म से निकालते हैं भाग विधि से, और वो चीज़ें हम लोग रफ पे करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ एक रफ का पेज ले लेता हूँ, और यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसमें 135 छोटा है तो 135 से हम इसमें एज ए भाग देंगे 225 में। तो मैं 225 में यहाँ एज भाग देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये कितने बार जाएगा, 135 से 2 बार अधिक हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 135 से कम 135। ठीक है, ये 5 में से 5 गया 0, यहाँ देखिए 12 हो गया, और 12 में से 3 गया 9, और ये कट गया। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे बताया था कि अब इसमें कंपेयर करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए ये बड़ा है और हमेशा ये बड़ा ही आएगा, ये छोटा आएगा शेष। तो अब 135 में हम भाग देंगे। ये एचसीएफ मतलब ज्ञात करने की एक विधि है, हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है। अब देखिए 90 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 9 दूना 18, 2 बार ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी एक ही बार जाएगा, 9 एकम 9 यानी 90। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 13 में से 9 गया तो 4 9 4 13। ठीक है, 45 हो गया। अब देखिए 45 से यहाँ 90 यहाँ आ जाएगा, 90 में भाग देंगे तो 45 दूना का 90, ये कट गया। अब देखिए यहाँ हम लोग का एचसीएफ क्या आ गया, अंत में जो ये यहाँ पे ये चीज़ आता है ना, ये भाजक, यही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यह एचसीएफ 45 आ गया। तो अब इसी चीज़ को देखिए इसमें कितनी भाग की क्रियाएं हुई हैं। देखिए यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 भाग की क्रियाएं हुई है। तो इन्हीं को चरण वाइज लिख देना कि ऐसे चरण फर्स्ट में आप लोग लिख दोगे। चलिए मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दोगे कि 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, और यहाँ चरण फर्स्ट लिख दोगे, चरण फर्स्ट में क्या लिखोगे, ये जो भाग की क्रिया हुई है फर्स्ट भाग में, इसी को हम भाज्य बराबर, जैसे एक फार्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेष उसी रूप में लिख देंगे। तो जैसे भाज्य क्या है, बीच वाला भाज्य होता है 225 बराबर भाजक 135 है, जिससे भाग दिया जाता है, गुणे भागफल कितने बार गया है तो एक बार, प्लस शेष कितना बचा है 90। तो चरण फर्स्ट में ये लिख देंगे। तो चरण फर्स्ट में चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 225 इक्वल टू 135 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल एक बार गया है, प्लस शेष क्या बचता है 90। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि चूँकि शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, इसलिए ठीक है, इसलिए पुनः यहाँ आगे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और यहाँ पे हम फिर आ जाएंगे चरण सेकंड में। तो यहाँ लिख देंगे चरण 2, और चरण 2 में हम क्या लिखेंगे, ये जो दूसरी भाग की क्रिया हुई है इसको, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य यहाँ पे 135 है तो 135 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक 90 गुणे भागफल यानी 1 प्लस शेष क्या यहाँ पे बचता है 45। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या है, भाज्य बराबर भाज्य 135 है बराबर भाजक 90 है गुणे भागफल यानी एक बार भागिए तो भागफल 1, ठीक है, अब प्लस शेष 45 हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी शेष मतलब जीरो नहीं आया, तो फिर यहाँ पे हम सेम वही लिख देंगे, चूँकि शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, अतः फिर से या इसलिए फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और आगे हम लिखेंगे चरण थर्ड, और चरण थर्ड में क्या लिखेंगे, ये जो थर्ड भाग की क्रिया है उसे, थर्ड भाग की क्रिया क्या हुई है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी भाज्य इसमें 90 है गुणे भागफल जिससे भाग दिया रहा है 45 कितने बार गया है 2 बार, 2 बार। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए वही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 90 यानी भाज्य बराबर भाजक क्या है 45 गुणे भागफल 2 प्लस शेष। अब यहाँ लिख देंगे कि चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, शेषफल इक्वल टू 0, अतः जो हम अंत किसका HCF ज्ञात कर रहे थे 135 का 225, तो वही लिख देंगे कि चूँकि शेषफल इक्वल टू 0 अतः 135 225 का HCF, और अंत में HCF जो यहाँ ये भाजक बचता है ना, यानी यहाँ जो ये यहाँ 45 बच रहा है वही होगा, ठीक है। तो वही के लिए उसी को लिख देंगे, चूँकि शेषफल इक्वल टू 0 अतः 135 225 का HCF 45 होगा 45। बस ये इस तरह ये सॉल्व हो गया। इतना ही है मात्र ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस अगर आपको ये करना आ गया ना तो फिर आप ऐसे आसानी से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं यहाँ पे आपको बुक में दिखा देता हूँ कि हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट, 196 और 38 220 का हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, 196 38 220 में यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, 196 38 220 इसका हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग मस ज्ञात करेंगे भाग विधि से, जो यहाँ हमने ज्ञात किया, और इसी को इस तरह ऊपर जैसा हमने चरण वाइज लिखा उसको हम लोग लिख देंगे। तो चलिए पहले मैं इसका HCF ज्ञात कर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। देखिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ सादा, ओके। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक स्टेप वाइज। जैसे हम लोग का है 196 और हमें भाग देना है, मान लीजिए एक तरह से 38 220 में, क्योंकि ये बड़ा है तो इसको भाज्य मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार भाग जाएगा इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ 196 है और यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी अगर आप 10 बार भी भाग, देखिए कोई भी भाग 10 बार से अधिक नहीं जाती है, और 10 बार भाग यहाँ ले जाओगे तो अभी 1960 ही होगा, और यह काफ़ी बड़ा नंबर है 38,220, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम केवल अब यहाँ 3 अंक ले लेंगे और इसी में भाग देंगे। तो 196 से यहाँ 382 में भाग देंगे तो ये मतलब एक ही भर जाएगा, ठीक है। यहाँ ये एक ही बार, 2 बार ले जाओगे तो अधिक हो जाएगा। तो ये 196 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक हासिल है तो 12 में 6 गया, 6, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 17 हो गया, क्योंकि यहाँ एक हासिल गया है ना, तो अब यहाँ से इसमें हासिल आया तो यहाँ एक हासिल गया तो यहाँ 7 बचा है, तो यहाँ 17 हो गया, 17 में से 9 गया, 8, 8 9 17, ठीक है। ओके, यहाँ अब 2 बचा, 2 में से गया 1, यानी 186 हो गया, ठीक है।
क्या हो गया 186 हो गया, ये एक बार भाग गया। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा भाग की क्रिया में आप ध्यान दीजिए। देखिए जब मैं एक्सरसाइज आपको मतलब इससे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कराने से पहले जब कॉन्सेप्ट बता रहा तो उसमें मैंने आपको भाग करना भी सिखाया था। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये ऊपर से 2 उतर जाएगा, ऊपर से ये 2 उतरता है, ऐसे ही भाग होता है। अब 196 से अब इसमें हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 196 से अगर आप इसमें मतलब भाग ले जाते हो तो कितनी बार जाएगा, अगर 10 बार ले जाते हो तो 1960 इससे अधिक हो जाएगा, यानी 9 बार जा सकता है, ठीक है। चलिए 9 छके 54 का 4 और हासिला कितना 5, ओके। और 99 81 और 81 5 86 का 6 और 9 एकम 9 और 9 8 17, यानी 1764 हो गया। क्लियर है। चलिए इसको घटाते हैं, 12 12 में से 4 गया ये 8 और यहाँ क्या बचा 11, 11 में 6 गया 5, ओके। सॉरी 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, ओके सॉरी यहाँ 11 थोड़े हुआ। देखिए यहाँ से एक हासिल गया तो यहाँ 12, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ देखिए यहाँ 5 बचा ना, इधर से एक 8 में से हासिल है तो यहाँ 15 हो गया और 15 में से 6 गया 9 और ये 7 में 7 कटम और ये कि 1 कटम और ये ऊपर से उतरा 9, सॉरी ये ऊपर से उतरा 0। अब देखिए कितने बार भाग जाएगा, 196 है यहाँ और यहाँ कितना है 980 है। अब यहाँ हम ले जाते हैं भाग, अगर एक चीज़ काटता हूँ 19 बार, हाँ 5 बार ले जाते हैं, 5 बार चला जाएगा। 5 6 के 30 के 0 हासिल लगा 3 और 5 9 45 3 48 का 8 हासिल लगा 4 और 5 कम 5 4 9, यानी देखिए ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे इस भाग की क्रिया को देखिए, इसमें केवल एक ही भाग की क्रिया हुई है, ना कि बार बार कई भाग की क्रिया हुई है। तो बस इसका चरण, केवल इसका चरण एक ही है। तो इसको ऐसे लिख दोगे कि 196 कामा 38 220 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने पर या से, ठीक है। चरण फर्स्ट, यहाँ चरण फर्स्ट में इस पे लिख लेता हूँ, इस पे लिख लेता हूँ चरण फर्स्ट। ऊपर आप लोग लिख दोगे कि 196 38 220 को या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर चरण फर्स्ट, और चरण फर्स्ट में यही लिख दोगे कि भाज्य बराबर, ये भाज्य है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य क्या है 38 220, तो वही लिख दोगे 38 220, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक की क्या है 196, तो 196 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है 195 प्लस शेष, शेष 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लोगे कि चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, क्या चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः 196 38 220 का HCF क्या होगा, जो यहाँ अंत में यहाँ ये जिससे आप भाग दिए यानी भाजक बचा है, यानी ये वाला 196 वही होगा। तो आप लोग लिख दोगे कि HCF 196 होगा, ठीक है। चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः 196 38 220 का HCF 196 होगा। बस यही ये क्वेश्चन हो गया, इतने में ही, चरण फर्स्ट में ही। आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भाग की क्रिया एक ही हुई है। देखिए ऐसी चीज़ है, मैंने ये चीज़ें आपको जब एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा था ना, तो उससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट में ऐसी चीज़ें आपको डील कराई थी, तो ज़्यादा भड़कने वाली ये चीज़ नहीं है। क्लियर है। अगर आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पर डाउट हो रहा है तो मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से एग्जाम्पल लेकर पिछले 2 वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं बुक को लाता हूँ इधर और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसी में क्या है थर्ड क्वेश्चन कि 867 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना। ओके, तो सबसे पहले 867 और 225, 225 हम लोग का छोटा है तो इसमें हम एक तरह से भाग देंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले 867 और 225 यहाँ मैं लिख लेता हूँ। 1 मिनट, ये हम लोग का क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। 1 मिनट, ये हम लोग का क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। 867 और कामा 200, मैं देख लेता हूँ कितना था, 1 मिनट, 255, सॉरी 25 नहीं 255। इसका हमें क्या करना है कि HCF ज्ञात करना है। तो आप जानते हो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम भाग विधि से HCF यानी मस ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमें यूक्लिड विभाजन से इसका HCF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम भाग विधि से इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं और इसी का चरण वाइज लिख देंगे, तो वो हम लोग का हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका HCF इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए 225 से इसमें हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए 225 से आप भाग देंगे तो 2 3 6 और 25 3 75, यानी 3 बार आपका जाएगा ना, हाँ 3 बार जाएगा। तो 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 3 2 6 1 7
और 3 दूना के 6 यानी 6 से 75 हो गया। 7 में से 5 गया 2 और ये 16। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे 7 है, घटेगा नहीं तो यहाँ से खांसी लेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 में 7 गया तो यहाँ 9 बचा। ठीक है, और यहाँ कितना हुआ, 7 हुआ, 7 में 6 गया, 1 बचा, यानी 100 कितना हो गया, 92 हो गया। क्लियर है, यहाँ क्या हो गया, 192 हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखिए कि 192 सब इसमें हम भाग देंगे, तो चलिए इस यहाँ पे हम भाग देते हैं 225 में। 1 मिनट, ये 225 हो गया। अब देखिए 192 में इससे भाग देंगे 225 में, तो ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ मैं 192 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 5 है, 5 में से 2 गया 7, ये देखिए 2 है तो इसमें से खांसी लिया तो 12, 12 में से 9 गया। ठीक है, 3 सॉरी 9 10 11 12, हाँ 3 यानी 37 हो गया यहाँ पे। और यहाँ 5 है, 2 सॉरी यहाँ पे ये 5 है ना, तो 5 में से ये 2 गया तो यहाँ पे 3 बचा, यानी 33 हो गया और ये कट गया। अब देखिए 33 हम इसमें भाग देंगे 192 में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हम लोग का 192 हो गया, इसमें मैं आपको भाग देता हूँ। तो देखिए 33 से आप अगर भाग देते हो तो 5 बार ले जाते हैं, 5 15 का 5 1, 5 15 116 165। ओके, 6 बार ट्राई करते हैं, तो 36 18 का 8 और 36 18 1 19 198 अधिक हो जाएगा, यानी 5 बार ही जाएगा, तो 5 बार यहाँ और ये 165 हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, 12 12 में 5 गया 7। अब देखिए यहाँ क्या बचा, एक हासिल यहाँ गया तो 8 यहाँ बचा, 8 में से 6 गया 2, 27 ये कट गया। अब देखिए 27 से हम लोग 33 में देंगे भाग, अब 27 से कम 27, ओके ये 13, 13 में 7 गया 6 और ये एक यहाँ पे हासिल गया तो ये कट गया। और अब 27 में हम भाग देंगे 6 से, तो 36 18 6 चौका 24 हो गया, ये 7 में 4 गया 3, ये कट गया। अब 3 से हम भाग देंगे यहाँ 6 में, तो 3 दूना का 6। तो देखिए यहाँ इतनी कितनी भाग की क्रियाएँ हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, शायद 6 ये भाग की क्रियाएँ हुई है। तो इन्हों को आपको क्या करना है कि चरण वाइज, जैसे हम मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में करते आए हैं, उसी प्रकार इसको आप चरण वाइज भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के फार्मूले से लिख देंगे। और अंत में आप लोग चरण शयन में आएंगे, चरण शयन में तो वहाँ लिखेंगे भाज्य, भाज्य हम लोग का क्या है 6 है। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 3 गुणे भागफल 2 प्लस शेष 0, शेष यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः 225 867 का HCF 3 होगा। बस ऐसे लिख देंगे, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं इस चरण वाइज कर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम लग रहा है लिखने में। बाकी मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आपको चरण वाइज एक एक चीज़ें लिख कर दिखा दी, तो आई होप आपको वहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैं 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, यानी 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है कोई धनात्मक पूर्णांक, जहाँ q कोई पूर्णांक है, हमें दर्शाना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने मतलब पहले किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप इसको कर लिए होंगे, लेकिन चलिए मैं इसको सॉल्व कर दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप अपनी NCERT बुक आगे रख लीजिएगा। हमें दर्शाना है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस बुक को मैं साइड में रख लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा ये 1 मिनट इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, इसको मैं मोड़ भी लेता हूँ क्योंकि ये पेज अभी काम आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ और यहाँ हम लोग प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम चलते हैं प्रूव करते हैं, एक एक चीज़ है। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर हमें ये 2 है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें प्रूव करना है 6q + 1 कामा 6q + 3 कामा 6q + 5। ठीक है, क्या है कि कोई, देखिए हमें दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, एक तरह से दर्शाना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ऐसा क्वेश्चन काफ़ी मतलब समझा था, एग्जाम्पल्स में समझा था। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं एक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेंगे कि माना कि a कोई पूर्णांक है।
ठीक है। देखिए ए को हम धनात्मक या सम नहीं मानेंगे, सीधे हम मानेंगे ए क्या है, कोई पूर्णांक है, ये ए है, माना कि ए कोई पूर्णांक है, जहाँ बी बराबर क्या, बी चूँकि भाजक है, मैंने ये भाजक क्यों है मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया है, ठीक है। और इस बी को कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, तो बी बराबर, जहाँ बी बराबर 6 है, और बी किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, भाजक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये सब आप लोग जानते हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। और यहाँ पे आप पोस्ट में लिख लेंगे, जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आर का जो मान होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, या लेस देन होगा बी यानी भाजक के। ये हमने कॉन्सेप्ट जब डील कर रहे थे तो उसमें हमने ये चीज़ें एकदम डिटेल में समझी, तो अगर आपको यहाँ समझ उतना नहीं आ रहा है तो चलिए मैं अब बता भी देता हूँ। देखिए जो आर का मान होगा आप देखते होंगे किसी भी भाग में वो कि तो मतलब 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, लेकिन कितना बड़ा आता है, इतना बड़ा आता है कि वो हमेशा भाजक से कम होता है। यानी यहाँ देखिए ऐसा हम लोग भाग देते हैं ना, यहाँ भाजक जो होता है इससे हमेशा यहाँ शेषफल कम ही आता है, तो यहीं पे लिखा गया कि बी भाजक को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए आर कम होगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे भाजक हम लोग का 6 है, ठीक है, तो शेष हमें क्या मतलब प्राप्त होने की संभावना है, शेष हमें प्राप्त हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्त हो सकता है। तो यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं, अर्थात शेष 0, 1, 2, 3 या 4 या फिर 5 प्राप्त हो सकता है। यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं, या इस चीज़ को नहीं भी लिखे तो ये चीज़ें इस चीज़ को प्रदर्शित कर देती हैं, ठीक है। लिखेंगे इस प्रकार, आगे हम लिखेंगे इस प्रकार, या यहाँ पे लिख देंगे कि शेष 0 लेने पर या 1 लेने पर, ऐसे हम लोग लिखेंगे। देखिए चूँकि हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5, यानी ये देखिए ये कहीं ना कहीं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल पर शेष का ये रूप है, और यहाँ शेष यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हमें इसमें 0 का लेने का कोई मतलब ही नहीं होगा, हमें 1 वाला प्रूव करना है, 3 वाला, 5 वाला, तो यहाँ हम शेष 1 ले लेंगे एक बार, 3 और 5 ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले ही लेता हूँ इस प्रकार, शेष 1 लेने पर क्या होगा, देखिए आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर है ना, यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पे 6 है तो मैं 6 रख लेता हूँ, और क्यू के जगह पे अभी कुछ नहीं है, क्यू कोई पूर्णांक है, ये तो क्वेश्चन में दिया, तो क्यू को मैं वैसे ही रख लेता हूँ, और प्लस आर को चूँकि हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार यहाँ शेष बराबर 1 लेने पर हमने लिखा है ना, शेष हम 1 ले रहे हैं सीधे, क्योंकि हमें 6q + 1 प्रूव करना है, तो यहाँ पे +1 आना चाहिए। अब देखिए ये बराबर 6q + 1 आ गया, यहाँ आगे लिखेंगे पुनः r = यहाँ 3 हमें प्रूव करना है, तो r हम 3 लेंगे, r बराबर 3 लेने पर, ठीक है। r बराबर 3 लेने पे क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। फिर वही हम यहाँ सेम लिख देंगे कि पुनः r बराबर क्या, हमें 5 लेना है, तो 5 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q + 5। यहाँ हम आगे ये चीज़ें देखिए, एक हमें देखिए ए बराबर ये चीज़ प्राप्त हो गई, ए बराबर ये हो गई, ये हो गई। अब हम आगे इसका देखिए, ये सभी चीज़ें हमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो चीज़ें हैं ना 6q + 1, यहाँ मैं एक बार नीचे दिखाता हूँ, जो ये 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये हमें प्रूव करना था कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रदर्शित कर रही हैं। तो देखिए यहाँ हमने इसको कुछ इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन तीनों को दर्शा दिया। अब देखिए यहाँ हम सीधे लिख देंगे, ठीक है, कि अतः 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5, मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ कि धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रदर्शित
करती हैं। यानी ये किस चीज़ को प्रदर्शित करें? धनात्मक विषम पूर्णांक को। अब ये सीधे लिखना मतलब औचित्य इसका नहीं है, कैसे प्रूव कर रही कैसे ये प्रदर्शित कर रही हैं, तो उसका आगे हम स्टेटमेंट देंगे। आगे स्टेटमेंट क्या देंगे? क्योंकि 6 जो ये 6 है ना, एक धनात्मक संख्या है। देखिए आगे मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 6 एक धनात्मक संख्या है और किसी भी धनात्मक संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। ये हमने कॉन्सेप्ट में डील किया था। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे क्या है, जैसे 6 क्या है? एक सम संख्या है। क्योंकि 6 एक सम संख्या, इसलिए किसी भी सम संख्या में किसी भी q जहाँ कोई पूर्णांक है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, किसी भी पूर्णांक से, किसी भी पूर्णांक मतलब 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, कोई भी पूर्णांक हो, इससे आप गुणा करेंगे ना, तो देखिएगा ये 6 जहाँ क्या है? एक पूर्णांक है और 6 एक सम संख्या है, और इस सम संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। यानी नियम है कि सम संख्या में आप किसी भी पूर्णांक यानी सम हो या विषम हो, किसी भी 1 2 3 4 5 से गुणा करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए 6 एकम 6, 6 दूना का 12, 14 में 60 और ये 6 दूना का 12 120। देखिए यहाँ हमेशा सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो वही चीज़ें हमने लिखा है, क्योंकि 6 एक सम संख्या है और किसी भी सम संख्या में किसी अन्य पूर्णांक यानी q यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है, ये क्वेश्चन में दिया था, से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः 6q एक सम संख्या होगी। यानी अभी हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि 6q जो है एक सम संख्या होगी। आगे हम क्या लिखेंगे? और किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमेशा, ठीक है, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए 6q क्या है? सम संख्या है। देखिए यहाँ पे तीनों जगह ऊपर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ 6q ये तीनों जगह क्या है? सम है, क्योंकि अभी हमने ये ऊपर प्रूव कर दिया। और 1 क्या है? विषम है। 3 क्या है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। यानी यहाँ हमने लिखा है स्टेटमेंट कि और किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, जैसे क्या है? 3 क्या है? 2 क्या है? एक सम संख्या है। इसमें अगर कोई विषम संख्या आप जोड़ते हो जैसे 3, तो 5 प्राप्त होता है। या कोई सम संख्या अन्य लेते हैं 4 में एक अन्य विषम संख्या जैसे 7 जोड़ते हैं तो 7 4 11। देखिए किसी भी सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ेंगे ना, तो हमेशा क्या होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ वही हमने यहाँ प्रूव कर दिया था कि जो ये 6q है ना, क्या है? एक सम संख्या है। और सम संख्या में यहाँ हमने लिखा कि सम संख्या में हम 1 3 5 ये विषम संख्या है, तो सम संख्या में हम ये विषम संख्या जोड़ने पे हमेशा क्या होता है कि विषम संख्या प्राप्त होता है। तो आगे लिख देंगे अतः 6q + 1 6q + 3 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 6q हर जगह है ना, आगे ये 6q है और इसमें हम विषम संख्या जोड़े हैं, तो किसी भी ये 6q सम संख्या को प्रदर्शित करता है और किसी भी सम संख्या में विषम संख्या यानी 1 3 5 आप जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। यानी यहाँ इसका मान विषम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या प्राप्त होने का मतलब क्या? कि ये चूँकि ऋणात्मक नहीं है तो धनात्मक ही है। तो यही आप नीचे लिख दोगे अतः 6q + 1 6q + 3 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। और यही क्या हो गया आपका? यही आपका एक तरह से बोले तो प्रूव हो गया। हमने इस चीज़ को दर्शा दिया। ठीक है, तो आई होप यहाँ आपको बिल्कुल ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए इसका मैंने थोड़ा एकदम शॉर्टकट में ऐसे लिखा, क्योंकि मैंने जब उदाहरण आपको बताया था, इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स बताया। 2 लेक्चर में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट, काफ़ी धीरे धीरे इसको एक एक चीज़ें एकदम डिटेल में लिख कर समझाया था, इसलिए ताकि यहाँ पे मैं आपको तेज़ी से चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ थोड़ी अभी दिक्कत हो रही है, आप सीधे ये देख रहे हो, तो आप इससे पहले की 2 वीडियो हैं उनको देखिएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, चलिए इस पेज को भी मैं हटाता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। अब अगला क्वेश्चन को हम डील करते हैं। इसे हमने प्रूव कर दिया। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 1 मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च
करना है। ओके, यानी देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या है यहाँ पे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ओके, देखिए ये जैसे 616 एक सेना है, ठीक है, और एक जगह क्या है आपकी 32 सेना है, 32 सदस्यों की सेना है, लेकिन ये क्या है, ये बैंड वाले हैं, ठीक है, ये दोनों सेना ही है लेकिन ये बैंड वाले हैं। और इन्हीं के पीछे, इन 32 के पीछे, यानी इन 32 के पीछे इन 616 सदस्यों को क्या करना है, मार्च करना है, यानी ये आगे रहेंगे, ये इनके पीछे रहेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ओके, दोनों को क्या करना है कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये 32 हैं, आगे देखिए ये 32 हैं, ऊपर वाले क्या हैं, 32 बैंड वाले हैं, और नीचे ये 616 हैं। आपको ऐसे इनको ऐसे लाइन में ऐसे खड़ा करना है, ऐसे ना कि सभी समान मात्रा में आ जाएं, ठीक है। ऊपर ये 32 और नीचे से 616 को ऐसे आपको खड़ा करना है कि सभी एक स्तंभ में आ जाएं, ठीक है, ऐसे लाइंस में आ जाए। अब इस तो उन्हीं ये लाइंस की अधिक से अधिक संख्या को होगी, देखिए आगे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। तो देखिए जहाँ भी ये अधिकतम पूछ दिया है, मैंने आपको बताया था कि अधिक से अधिक मीन्स क्या होगा, मस। तो आप 6 से 16 और 32 का मस ज्ञात कर लेंगे, उसका आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए 6 से 16 और 32 का हम लोग मस ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं ज्ञात, और देखिए यहाँ मस आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पार्टिकुलर विधि नहीं बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो किसी भी विधि से हम ज्ञात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए हम लोग का 32 है और 6 से 16 है, तो 6 से 16 में हम इससे भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितनी बार जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग डील करते हैं। देखिए यहाँ 32 से 10 बार ले जाएंगे 320, यानी काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ये हम 2 ही अंक लेते हैं और इसमें भाग देते हैं। तो 32 से कम 32 एक बार जाएगा, यहाँ 11 में से 2 गया 9, ये कितना हुआ, ये 5 हुआ, और 3 2 5, यानी 29 बचा, 29 बचा। ओके, ऊपर सूत्र 6। अब देखिए 32 में इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार ले जाते हैं तो 9 दूना का 18 का 8, हासिल 1, 9 3 27 1 28, 2 से 88, हाँ 9 बार हम ले जाते हैं। तो 9 दूना का 18 का 8 और 9 3 27 और एक हासिल लिया 28। ओके, ये 16 में से 8 जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 है, नीचे 8 है, तो इसमें से एक हासिल जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 16 में से 8 गया तो 8, और यह देखा 8 से 8 कट गया, क्योंकि यहाँ एक हासिल गया था 9 है तो 8 बचा, और 8 8 कट गया, 2 2 कट गया। अब देखिए 8 से हम भाग देंगे किस में, देखिए अब 8 से हम लोग किस चीज़ में भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 32 में, क्योंकि अब इसमें कंपेरिजन करेंगे, तो ये हम लोग का 32 हो गया, और 32 में यहाँ भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 चौका 32, ये हम लोग का कट गया। यानी हम लोग का कितना आ गया अंत में, यहाँ शेषफल 0 है, तो यहाँ हम लोग का यही क्या होता है, HCF होता है, ये जानते हैं हम लोग पहले से, ये हम देख चुके हैं। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देंगे कि अतः अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या 8 होगी। मतलब कि ये देखिए, जैसे देखिए यहाँ मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा कि ऊपर कितने थे, 32 थे, 32 लोग आर्मी के ही जवान थे लेकिन वो बैंड वाले थे, और पीछे कितने थे, 616 थे, ये भी आर्मी वाले ही थे, लेकिन इनको केवल परेड करना था, इनको बैंड बजाते हुए आगे चलना था। तो कितनी पंक्तियाँ होंगी, कितनी पंक्तियों में खड़ा करेंगे कि ये एक सीधी सभी की सभी पंक्तियों में आ जाए। तो ऐसे ही हम 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियाँ खड़ा करेंगे, अधिक से अधिक 8 पंक्तियाँ होंगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग कहोगे कि एक पंक्ति में कितने लोग होंगे, तो इसके लिए आप इन दोनों को जोड़कर उसमें 8 से भाग देंगे तो एक पंक्ति में लोगों की संख्या निकल जाएगी। लेकिन अधिक से अधिक ऐसे पंक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 8। क्लियर है, सॉरी मैं पंक्ति बोल रहा हूँ, स्तंभ ऐसे लंबवत है ना ये, तो इसको स्तंभ बोलेंगे। तो अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या वो क्या होगी, 8। तो यहाँ जो अभी हमसे क्वेश्चन पूछा था ना, यहाँ क्या हो रहा है कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो उनकी अधिक से अधिक संख्या 8 है।
इसका आंसर हो गया। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस प्रकार का होता है, यानी 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए इसके लिए मैं इसको थोड़ा इस बुक को मैं यहीं पे आगे अपने रख लेता हूँ, क्योंकि इस सवाल को बार बार देखना पड़ेगा। आप अगर आपके पास आपकी NCERT बुक है तो उसको निकाल कर आगे रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इधर साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि इसको बार बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ना। 1 मिनट, देखिए हमें इस पेज को भी मैं हटा देता हूँ। 1 मिनट, इस पेज को भी मैं हटा देता हूँ। हमें क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, इस इधर साइड में मैं रखा हूँ, आप अपनी NCERT अपनी बुक निकाल लीजिएगा। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग कर दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बताया था कि सबसे पहले आप कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए यहाँ पे ये वाला, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कि माना कि कोई मतलब धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे मान लेंगे। और जहाँ b बराबर 3 है, क्योंकि b बराबर मैंने बताया था ना कि इस हिसाब से लेते, तो यहाँ 3 है, तो देखिए तो b बराबर हम 3 मान लेंगे। जहाँ b किसको प्रदर्शित कर देगा, भाजक को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको भी साइड में रख लेता हूँ। अरे यार 1 मिनट, ओके चलिए, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, देखिए मैं मान लेता हूँ कि माना कि a कोई पूर्णांक है। ठीक है, a कोई पूर्णांक है जहाँ b बराबर क्या 3 है। अब ये b मैं कैसे ले रहा हूँ, तो देखिए मैंने आपको पहले ही ये समझा चुका है कई सारे ऐसे क्वेश्चन में कि b को कहाँ से कंसीडर करते हैं। ये जो अंत में जिसको प्रूव करना होता है, इसमें देखिए ये 3m या 3m+1, क्योंकि 3m+1 को देखते तो भाज्य और भाज्य गुणे भाग पर प्लस शेष कुछ रूप का होगा। तो यहाँ ये क्या है, 3 आपको किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, भाजक को। तो वही यहाँ पे हमने यहाँ जहाँ b बराबर 3 है लिया है, और यहाँ b किसको प्रदर्शित करता है, भाजक को प्रदर्शित करता है। ये आप लोग कंसीडर करिएगा, याद रखे रहिएगा। चलिए तो आगे हम चलते हैं। आगे हम लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और आगे चलिए, आगे हम a बराबर BQ+R यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है उससे लिख देंगे, और यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे जहाँ जो r होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होगा, यानी r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और b यानी भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ भाजक 3 है, तो शेषफल आप लोग का क्या हो जाएगा, शेषफल की तो 1 हो जाएगा, की तो 0 की तो 0 की तो 1 की तो 2 होगा। ठीक है, यही होगा ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अर्थात शेष 0 या 1 या 2 होगा। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार यहाँ आप लिख सकते हैं इस प्रकार a बराबर, ये देखिए b की जगह पे 3 है तो मैं 3 रख लेता हूँ, और q कोई पूर्णांक है, ये क्वेश्चन में दे तो q को अभी उसी तरह रख देते हैं प्लस r। तो r हमें सबसे पहले किस चीज़ को लेना है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अनुसार यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे। तो हमें 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ हमें प्रूव करना है, देखिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है 3m और 3m+1 का होता है। यानी 3m कब आएगा, यानी 3m+0 होगा, यानी शेषफल 0 लेंगे, और 3m+1 क्या होगा, यानी 3q+1 यानी 1 शेष लेंगे, यानी हम इन्हीं 2 को लेंगे। एक बार हम शेष 0 लेंगे, एक बार लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो हमें 3m और 3m+1 टाइप प्रूव करना है। तो 3m कब होगा, यानी 3m m की जगह ये एक तरह से q समझिए अभी के लिए। ठीक है, तो 3q
कैसे होगा, जब 0 शेषफल लेंगे, और 3q+1 कब होगा, जब शेषफल 1 लेंगे। तो यही दो शेषफल लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ऊपर इस प्रकार, शेषफल या शेष सॉरी एक नहीं, 3m प्रूव करना है, हाँ 0 लेने पर a बराबर 3q+0, यानी ये है ना a बराबर bq+r। तो a बराबर b की जगह 3 है और q की जगह कोई पूर्णांक है, ये क्वेश्चन में दे तो अभी q ही रखने देते हैं, और ये 0 शेषफल लिए हैं तो 0, यानी a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 3q हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ क्वेश्चन किया है, हमें वर्ग को प्रूव करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इस टाइप का होता है। तो हम ये जो हम लोग का पूर्णांक a बराबर 3q प्राप्त हुआ है ना, चूँकि हमने एक को क्या माना था, पूर्णांक माना कि ये कोई पूर्णांक है, यहाँ माना था ना, तो इसका हम वर्ग कर देंगे क्योंकि हमें वर्ग को प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, लेकिन मैं सीधे लिख देता हूँ a² बराबर 3q का वर्ग। ठीक है, तो a² बराबर क्या हो जाएगी, तितली के 9 q² हो जाएगा। अब देखिए a² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 3 काम ले लेता हूँ तो क्वेश्चन में 3q² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बात आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 3q² को m मान लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ a बराबर 3 और 3q² को मैं m मान लेता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूँ कि माना 3q² बराबर m, और कामा लिखकर जहाँ m कोई पूर्णांक है, बस ऐसे हम लिख देंगे। m कोई पूर्णांक मतलब 3q² जो है ना, ये मान लीजिए m के बराबर और m कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का क्या मतलब कि उसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ m हो गया, यानी हमने प्रूव कर दिया पहला स्टेटमेंट क्या प्रूव कर दिया, देखिए यहाँ पे दिया है ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो 3m हमने प्रूव कर दिया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के बराबर हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब सेकंड 3m+1 के लिए हम प्रूव करते हैं, तो इसके लिए हम शेषफल क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः शेषफल या शेष बराबर 1 या शेष 1 लेने पर। ठीक है, अब शेष 1 लिए तो क्या हुआ, अब देखिए शेष 1 लेने पे क्या हुआ, तो a बराबर bq+r से यहाँ पे लिख देंगे। हालांकि ये लिखेंगे भी नहीं, सीधे मतलब इस टाइप का लिखेंगे, तो सीधे इस टाइप का तो भी काम चल जाएगा। लेकिन चलिए मैं यहाँ एक स्टेप बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर b की जगह पे 3 और q कोई पूर्णांक है तो उसको उसी तरह रहने देते हैं, प्लस r हमने क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है, तो r की जगह पे 1 कर देता हूँ। या अब देखिए दोनों तरफ अब हम वर्क करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर को दर्शाना है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पे मैं नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे लिखता हूँ a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो उस फार्मूले पे हम तोड़ देंगे। तो a² बराबर देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे क्या होता है, वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसा होता है ना। तो यहाँ a² a ये है और b ये है, तो a² यानी तितली का 9 q² हो जाएगा प्लस 2ab यानी 3 दूना के 6q 2ab, और b की जगह पे 1 है तो इससे गुणा का तो वही होगा, अब प्लस b² b है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ आप या आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, या a² बराबर, अब देखिए इसमें आप क्या कामन लेंगे, इसमें 3 कामन ले सकते हैं हम, 3q कामन ले सकते हैं, लेकिन 3 ही कामन लेते हैं क्योंकि हमें 3m टाइप का प्रूव करना है। ठीक है, तो q हमें लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ 3 हम कामन लेते हैं। ठीक है, तो 3 अगर हम कामन लेंगे यहाँ, तो देखिए ये तितली का 9 3q² प्लस ये 3 दूना का 6 2q आएगा, और ये मैं +1 को ऐसे साइड में इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3q² प्लस 2q को हम m के बराबर मान लेते हैं, जहाँ m कोई पूर्णांक हो, तो यह 3m+1 टाइप का हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए a² बराबर 3 और इतने को मैं m के बराबर मान लेता हूँ, और ये +1 है तो +1 को रहने देता हूँ, और क्वेश्चन में लिख देता हूँ माना 3q² प्लस 2q बराबर m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक होने का मतलब क्या कि उसका मान 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ भी सेकेंड ये टर्म प्रूव कर दिया, सेकेंड की जो a² होगा मतलब किसी पूर्णांक का वर्ग, एक क्या था, एक पूर्णांक था, हमने शुरू में माना था, उसका वर्ग 3m+1 टाइप का होगा। तो हमें दो चीज़ों को प्रूव करना था कि
किसी पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 का होता है, तो दोनों चीज़ों को हमने यहाँ प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक आपको डाउट उत्पन्न होगा कि यहाँ आप 3a² और +3q² प्लस 2q को आप m के बराबर मान रहे हो और यहाँ भी आप 3q² को m के बराबर मान रहे हो, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 3q² का मान कुछ अलग और 3q² प्लस 2q का मान कुछ अलग होगा और दोनों को आप m के बराबर कर रहे हो। तो देखिए ये आपके मन में अगर मतलब डीपली आप देखो तो ऐसा डाउट उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ इस पार्टिकुलर चीज़ को हम प्रूव करने के लिए इस चीज़ को हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ना कि इसमें तुलना करने के लिए। ठीक है, और देखिए हमें क्या पता कि 3q² प्लस 2q का मान हम मतलब कितना होगा, वो m के बराबर होगा। और m क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी यहाँ पूर्णांक है हमने माना है, तो पूर्णांक का मान कुछ भी 1 2 3 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है। तो ये इस पार्टिकुलर चीज़ को यहाँ प्रूव करने के लिए ऐसा है। आप इसमें कंपेयर मत कीजिए, आप झूठ मूठ का मतलब कन्फ्यूजन में मतलब चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने किया है आप एकदम ऐसे मतलब इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो शायद ये 3 मार्क में, ठीक है, 3 मार्क में आप लोग के एग्ज़ाम में आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ एकदम अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगर कहीं कोई थोड़ा सा डाउट है ना, तो एक बार और आप वीडियो को धीरे धीरे देखिए, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का चौथा क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग का जो इसमें का 5वां क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए मैं बुक ले लेता हूँ और इसमें मैं आपको 5वां क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी की बुक में। हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। देखिए इसमें तो हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें हमें धनात्मक पूर्णांक के घन यानी क्यूब से रिलेटेड हमें घन को, देखिए घन मतलब घात में 3, किसी भी संख्या के घात में 3। जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, 1 मिनट। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ एक का घात पे 2, तो हम इसे पढ़ते a का स्क्वायर और a के ऊपर मैं इससे 3 लिख देता हूँ, तो इसको पढ़ते a का क्यूब या a का घन। ठीक है, a का ये घन है, ठीक है, या a का क्यूब इसको बोलते हैं। तो ये आप घन का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का घन इस प्रकार का होता है, हमें प्रूव करना है ये क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को मैं और अच्छे से पढ़ देता हूँ। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बस ये क्वेश्चन है। चलिए अब मैं बुक को हटाता हूँ और हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। देखिए ये पेज है, ये भर गया, इसको थोड़ा मैं हटा लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ इस पेज को, 1 मिनट। ओके, चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है और हमें प्रूव करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह किस रूप का, वह 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए a है, तो इसका घन इस प्रकार का होता है। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वही हल करने का वही तरीका। सबसे पहले हम कोई पूर्णांक मान लेंगे, तो चलिए हम मान लेते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना कि a कोई पूर्णांक है, ऐसे आप मान लेंगे। ठीक है, पूर्णांक है, तो मैं a कोई पूर्णांक मान लिया। जहाँ यहाँ मानते थे ना, जहाँ b बराबर, देखिए b बराबर कैसे मानते थे, इसको देखकर। लेकिन यहाँ पे देखिए अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन में ऐसा 9 है ना, तो 9 किसी संख्या का वर्ग है। जैसे ये क्या है, 3 का वर्ग है। तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली थी अब तक। जैसे अब तक तो हमें ऐसे जैसे 3q+1 इस टाइप का, तो ये 3 जो था किसी संख्या का मतलब ये वर्ग नहीं था, तो ये थोड़ा अलग है। यहाँ हम b बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, क्योंकि देखिए 9 में 3 छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चूँकि यहाँ b बराबर हम 9 भी लेकर मतलब 9 भी लेकर हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चेक किया प्रूव करके पहले। हम इसको और इसको तो प्रूव कर दे रहे थे, लेकिन इसको इस तीसरे वाले को प्रूव करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होने का मतलब कि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब चला जा रहा था, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर हम 9 को लेकर प्रूव करते हैं। तो आप ऐसे मतलब
करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं b बराबर यहाँ 3 ही लूँगा। तो यहाँ देखिए, अगर किसी संख्या का वर्ग मतलब ऐसे मिल जाए, जैसे ये 9 है, तो 9 ये 3 का वर्ग है, तो यहाँ b बराबर आप 3 मानेंगे। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है, यहाँ इतना समझ लीजिए, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर अब काफ़ी कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि ऐसी आपके बुक में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ मतलब ऐसा मानना है, ठीक है। तो यहाँ b बराबर आप 3 मान लीजिएगा। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी आप b बराबर 9 भी लेकर प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये आप प्रूव करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको आकर काफ़ी दिक्कत होगी। आपको तो मतलब इसको तो आसानी से प्रूव कर लेंगे, इस क्वेश्चन में ही दिक्कत होने लगेगी। ये तो क्वेश्चन अभी दूर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ b बराबर 3 लेकर प्रूव करता हूँ। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो माना एक कोई पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 ऐसे मान लेंगे, तब लिखेंगे, आगे लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ यहाँ लिख लेंगे जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन बी, यानी जो आर का मान होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, और बी यानी भाजक से छोटा होगा। बी यानी भाजक से छोटा, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है, मैं लिख देता हूँ, अर्थात जो शेष होगा ना, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस चीज़ का यही मतलब है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप इस प्रकार शेष, सबसे पहले हम शेष 1 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं, क्योंकि हमें 9m प्रूव करना है। तो 9m देखिए 9m प्रूव करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये रफ मान लीजिए, मैं रफ कर लेता हूँ, 9m प्रूव करना है। तो हमें देखिए भाज्य यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, रूप है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ देखिए ये 9m इस प्रकार का है, यानी r यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तभी तो ये 9m प्रकार का आएगा, तो इसलिए हम 0 सबसे पहले क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो इस प्रकार शेष बराबर या शेषफल 0 लेने पर यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, यहाँ पे लिख सकते हैं, या सीधे हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, a बराबर b की जगह पे क्या है, 3 है तो 3, और q को अभी q ही रहने देते हैं क्योंकि q कोई पूर्णांक है, और प्लस r की जगह पे 0। आप इस लाइन को लिखकर ये सीधे ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हम लोग का ये 3q हो जाएगा। अब चूंकि हमें घन प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन में दिया था ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, 1 मिनट सॉरी, ये क्वेश्चन में हमें दिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस प्रकार का होता है। यानी हमने शुरू में माना था कि एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका हमें घन प्रूव करना है, इसलिए हम इसका घन करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मतलब बोथ साइड घन करने पर, यानी बोथ साइड क्यूब करने पर, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ, सीधे घन कर देता हूँ। ए क्यू बराबर 3q का क्यू, देखिए ये 3q है और उसका इसको भी घन, मतलब 3q का घन, घाते 3 यानी घन, या क्यूब इसको कहते हैं, ठीक है। तो 3q का क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 3q का मतलब घन, मतलब 9 और 3, देखिए 3q गुणे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 3q गुणे 3q गुणे 3q, इस घात 3 का मतलब यही हुआ कि इसका 3 बार ऐसे, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 9 9 3 27, यानी 27q का यहाँ पे ये घन हो जाएगा। इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। ए क्यू बराबर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ चूंकि ए क्यू बराबर मैं कैसे लिखता है, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमें 9m प्रूव करना है, इसका मतलब हमें 9 किसी तरह लाना है, तो यहाँ 9 यानी 9 मैं कामन लेता हूँ, और 9 कामन लूँगा तो ये 9 3 27 3, और ये क्यू का क्यू ऐसे बचेगा। अब देखिए यहाँ मैं इस चीज़ को एक पूर्णांक m के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए क्यू बराबर 9, और इसको मैं एक पूर्णांक m के बराबर मान लेता हूँ, और उसको यहाँ कोष्ठ में लिख देता हूँ, माना 3q का q बराबर m है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है m मतलब उसका मान 1 2 3 4 20 30 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने ये पहला चीज़ प्रूव कर दिया, ठीक है, क्या 9m, कि किसी पूर्णांक, हमने शुरू में a को क्या माना था, कोई पूर्णांक माना था, और उसका घन हमने प्रूव कर दिया कि 9m के बराबर होता है। तो हमें पहला प्रूव करना क्या था, 9
m। इसी प्रकार हम 9m+1 को प्रूव करते हैं और 9m+8 को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ 1 है तो शेषफल में से हम 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे कि पुनः या फिर से शेष 1 लेने पर। अब चलिए शेष 1 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए a बराबर बी क्यू, बी की जगह 3 और क्यू की अभी जगह क्यू ही रखते हैं, प्लस आर, आर मतलब 1 ले रहे हैं, ठीक है। या a बराबर, चलिए ये तो हो ही गया, अब a का क्यू कर देता हूँ मैं, और इधर 3q+1 का मैं क्यू कर देता हूँ, क्योंकि हमें क्यू प्रूव करना है ना, क्यू के बराबर लाना है। तो a क्यू बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3a+1 का, सॉरी 3q+1 का क्यूब करना है, यानी a+b का क्यू। और a+b क्यू का फार्मूला जानते हैं, a+b का क्यू यानी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a3+b³ + 3a² + 3b²a। ये फार्मूला होता है। यहाँ 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फार्मूला होता है a+b का क्यू का, a+b का होल क्यू का फार्मूला a³ + b³ + 3a² + 3b²a होता है। तो इसी फार्मूले पर इस चीज़ को हम तोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या है, a का क्यू है, तो a का क्यू यानी 3q का क्यू, तो तितली का 9 क्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी 3q क्यू है ये 27 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3q का क्यू मतलब 3q × 3q × 3q 3 बार, तो 3 बार गुणा करेंगे तो ये 3q घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। ये a का क्यू हो गया प्लस b का क्यू यानी 1 प्लस 3a², देखिए 3a² यानी a 3q है तो 3a², तो तितली के 9q², 3a² b, तो b के जगह पे 1 प्लस 3a मतलब 3q, अब b² तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आप इसको कैलकुलेट करते रहिएगा इस फार्मूले पे, मैं जल्द करता हूँ नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब देखिए 27 q का q, ठीक है, प्लस ये 1 है तो 1, मैं इसी तरह इसको रहने देता हूँ प्लस। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो 27, ठीक है, ये भी कितना आएगा 27 q का स्क्वायर के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस तितली के 9 क्यू के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं, ठीक है। या ए क्यू बराबर मैं 27, ये क्यू वाला पहले, उसके बाद ये स्क्वायर वाला मैं ले लेता हूँ 27 क्यू का स्क्वायर, और प्लस इसके बाद ये 9q मैं ले लेता हूँ, और अंत में प्लस ये 1 मैं लेता हूँ। मैंने इसी चीज़ को सजा दिया इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे हम ए क्यू बराबर, अब हमें 9m+1 टाइप का लाना है, 9m+1, हमने 9m प्रूव कर दिया, अब 9m+1 इस टाइप का प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ ऐसा इसमें करें कि 9 हम कामन लेते हैं, 9 अगर कामन, 9 कामन ले लेते हैं और इसमें भाग देते हैं तो 9×3 27, 3 का क्यू बचेगा प्लस ये 9×3 27, 3q² यहाँ पे बचेगा, और ये 9 कम 9 यानी q केवल यहाँ बचेगा, और ये +1 मैं बाहर ही रहने देता हूँ। अब देखिए इस चीज़ को हम m के बराबर मान लेंगे, तो ए क्यू बराबर 9, और इस चीज़ को मैंने m के बराबर मान लिया, और ये +1 है तो +1, और यहाँ कोष्ट में हम लिख देंगे कि जहाँ या माना इतना बराबर, यानी 3q का q, और ये आप लिख लीजिएगा बराबर m है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो ये हमने सेकंड प्रूफ कर दिया कि किसी मतलब किसी संख्या या किसी पूर्णांक एक का जो घन होता है 9m+1 का होता है। तो हमें तो यही प्रूव करना था ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें देख लेते हैं कि कोई पूर्णांक ए है तो उसका घन 9m+1 और 9m+8 का रूप का होता है। तो जो दो चीज़ें हमने प्रूव कर दिया, अब तीसरा 9m+8 प्रूव करना है। चलिए इस चीज़ को भी मैं प्रूव कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इस पन्ने को मुझे हटाना पड़ेगा, चलिए हटा ही लेता हूँ, क्या दिक्कत। अब देखिए फिर हम क्या मानेंगे कि पुनः यहाँ लिखेंगे कि पुनः शेष, पुनः शेष। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम शेष हमने 1 को ले लिया था, अब 2 को लेंगे, ठीक है। तो पुनः शेष 2 लेने पर, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। अब शेष हम 2 लेंगे, तब लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या सीधे लिख देंगे तब a बराबर बी क्यू, बी के जगह पर क्या था 3 था, और q को q ही रहने देता हूँ, प्लस r को भी इस बार हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, या अब देखिए a बराबर 3q + 2 है, तो इसका अब हम q कर देते हैं, क्योंकि हमें क्यूब को प्रूव करना है, घन को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका घन कर देता हूँ, इधर भी मैं 3q + 2 का
घन ही कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। चलिए अब इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए क्यू बराबर, अब देखिए यहाँ ए होए और ये बी है, तो ए प्लस बी के फार्मूले, ए प्लस बी के होल क्यू के फार्मूले पे इसको हम तोड़ेंगे। और ए प्लस बी का क्यू का फार्मूला होता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम तोड़ देंगे इसको। तो ए का स्क्वायर सॉरी ए का क्यू, तो 3 क्यू का हम क्यू करेंगे यानी इसका 3 बार गुणा, तो 27 का क्यू आ जाएगा प्लस बी का क्यू यानी इसका, तो दोनों का 4, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो दोनों का 4, 4 दोनों का 8 आ जाएगा। तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू हो गया प्लस 3a मतलब 3q सॉरी 3a² होता है, तो इसका 3q का स्क्वायर, तितली का 9q² हो जाएगा, यानी 3a² इन 3a² b होता है, तो b की जगह अभी 2 रख लेंगे प्लस 3। अब देखिए यहाँ a मतलब 3q और b² होता है फार्मूले में, तो b², तो दोनों का 4, ये हो गया। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए क्यू बराबर ये 27 का क्यू प्लस ये 8 हो गया प्लस ये देखिए 9 या 3 दूना के 6, 6 9 54 क्यू का स्क्वायर प्लस ये देखिए 4 3 12 12 3 36 क्यू। अब देखिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। या ए क्यू बराबर, सबसे पहले मैं 27 क्यू का होल क्यू, अब स्क्वायर वाला 54 क्यू का स्क्वायर, अब इसको ले लेता हूँ प्लस 36 क्यू और अंत में मैं ये 8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए अब देखिए हमें किस टाइप का प्रूव करना है, हमें 9m + 2 प्रूव करना है, क्योंकि हमने 9m और 9m + 1 टाइप हमें प्रूव कर दिया है। इसको हमें सॉरी 9m + 8 वाला हमें प्रूव करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में है हम लोग का, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 9m + 1 9m + 8, तो हमने इन दोनों को प्रूव कर लिया, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें प्रूव करते हैं ए क्यू बराबर। अब देखिए इसमें हमें 9m लाना है, यानी हम इसमें हमसे 9 सबसे पहले हम मतलब 9 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि हमें 9m इस प्रकार का लाना है और 8 को हम बाहर रखेंगे और इसमें हम मतलब कुछ अंदर कॉमन लेकर कर देंगे और उसको m के बराबर मान लेंगे। तो चलिए यहाँ 9 कॉमन ले लिया मैं, 9 कॉमन लेते इसमें भाग देंगे तो 9 3 के 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 6 के 54 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें भाग देंगे 9 4 का 36 क्यू। इसको मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि हमें +8 भी लाना है, तो +8 यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए ए क्यू बराबर, इसको मैं m के बराबर मान लेता हूँ, तो 9 यानी 9m और ये +8 और यहाँ लिख देंगे हम क्वेश्चन में, माना इतना बराबर यानी 3 क्यू का क्यू डॉट डॉट जो भी है यहाँ बराबर m है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। बस ये हम लोग का तीसरा है, ये प्रूव हो गया। यानी हमने तीनों यानी 9m 9m + 1 और 9m + 8 ये तीनों को प्रूव कर दिया कि किसी पूर्णांक a का जो घन होता है इस मतलब 9m 9m + 1 और 9m + 8 टाइप का होता है, ये हमने प्रूव कर दिया तीनों बारी बारी से। तो हम यहाँ उन्हीं चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कि अतः हम ठीक है किसी धनात्मक पूर्णांक, जैसे हमने शुरू में a कोई धनात्मक पूर्णांक माना था ना, तो उसी को हम लोग यहाँ स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे कि अतः हम किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे आप प्रूव ऐसे कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा आपका सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह ये आपका 5वां क्वेश्चन काफ़ी मतलब थोड़ा मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। ये आपके एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क में आएगा, आपको 6 मार्क देकर जाएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी धीरे धीरे इतना टाइम रख दिया आपको समझाने में, बाकी आप इसको 10 मिनट में कर सकते हो। और अगर आपको किसी को समझाना ना हो तो आपको खुद करना हो तो 10 मिनट में ये आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस तरह हम लोग का ये जो आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 है ये समाप्त हो जी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट उसका देखेंगे और उसके बाद उसके जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करेंगे और फिर प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 वीडियो में आपका 1.1 जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको सॉल्व कर लिया। पहले
लेक्चर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, फिर सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट और उसके अलावा आपके उदाहरण यानी जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है उन्हें देखे थे। और फिर इस थर्ड वाली वीडियो में हमने पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इस प्रकार आपका ये पूरा का पूरा लेसन हो गया समाप्त। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपका अगला एक्सरसाइज यानी 1.2 के साथ। तो बस थैंक यू।